हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी स्पर्श बुक के काव्य खंड का आखिरी चैप्टर लेके। तो ये आज हमारा काव्य खंड का आखिरी चैप्टर होगा बच्चों। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे अपनी नई बुक संचयन अगले दिन से, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने इसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी ने सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। आप अच्छे से समझ लेंगे तो इनसे क्या होगा बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन आंसर काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जो आज की हमारी नई चैप्टर है उसका नाम है, ये बच्चों वैसे दो कविताओं पे आधारित है, ठीक है। एक इसमें है नए इलाके और दूसरा है खुशबू रचते हाथ। अब नए इलाके का मतलब यहाँ पर होता है कि नया इलाका मतलब कि जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कभी गए हो किसी शहर में, तो जैसे आप पहले गए होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ पर पहले सिर्फ एक बिल्डिंग थी। अभी आप कुछ हफ्तों या कुछ महीने बाद आप जाकर देखोगे कि दूसरा नया कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू हो जाता है ना। तो इससे होता क्या है, नए नए इलाके बनते जाते हैं। मान लो पहले किसी पर्सन का घर, कहते थे कि सड़क से 4 घर छोड़ के उस पर्सन का घर होगा। अब आप देखते हैं कि 4 महीने बाद आप वहाँ पहुँचोगे तो आप तो घर ही भूल जाओगे, है ना। क्योंकि क्या होगा कि पहले तो उस पर्सन का घर 4 घर छोड़ के होता था। अब उसके बाद इतनी सारे नई नई चीज़ें बन गई है कि हम वो रास्ता ही भटक जाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इतने जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो क्या होता है, ये इलाके हमारे लिए नए होते जाते हैं। और जो दूसरी हमारी कविता है वो है खुशबू रचते हाथ। अब खुशबू रचते हाथ का मतलब होता है कि वो हाथ जो क्या करते हैं, खुशबू बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि खुशबू कौन बनाता है, तो बच्चों खुशबू वो बनाते हैं जो एक तरह का इत्र बनाते हैं। चाहे आप अगरबत्ती ले लीजिए, ये सारे कौन होते हैं, ये कारीगर होते हैं। और ये क्या करते हैं, खुशबू बनाते हैं जिनसे हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो ये वही हाथ है जो क्या करते हैं, जो खुशबू बनाते हैं। तो जैसे कि हमारी आज की कविता है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। तो इन लाइनों में कवि कह रहे हैं कि रोज शहर में नए नए मोहल्ले बसते ही जा रहे हैं, नए इलाके बनते जा रहे हैं, नई गलियाँ, नए रास्ते। तो उससे क्या होता है, रोज हर टाइम यहाँ पर एक नया मकान बनते हुए मुझे दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है, मैं इन गलियों का रास्ता ही भूल जाता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं अभी यहाँ पर आया था, कुछ दिनों बाद यहाँ पर आकर देखता हूँ कि यहाँ पर एक नया बिल्डिंग तैयार हो गया है। तो इससे क्या होता है, मुझे हमेशा रास्ते ढूंढने में परेशानी होती है और मैं क्या होता हूँ, भटक जाता हूँ, रास्ता ही भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये इन लाइनों का मतलब था। अब जो हमारी सेकंड लाइन है वो ये है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता हूँ पीपल का पेड़। ओके, खोजता हूँ ताकता हूँ पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक, घर का था एक मंजिला। मतलब लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वे पुराने टाइम पर वहाँ गए थे तो क्या होता था, वहाँ पर एक पुराना निशान होता था, है ना। वो पुराना निशान हमेशा उनको क्या दे जाता है, धोखा दे जाता है। क्योंकि वहाँ पे पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जिससे क्या होता था, उनको रास्ता ढूंढने में आसानी होती थी, है ना। पर अब क्या हुआ, और वहाँ पर कुछ मकान थे जो टूटे हुए थे, मतलब ढहा हुआ घर था वहाँ पे। बारिश के कारण कुछ घर जर्जर जो हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, तो कई लोगों के लिए वो एक तरह का लैंडमार्क बन जाते हैं। तो वो ढूंढ रहे हैं कि जगह मकानों के बनने के कारण पीपल के पेड़ को भी वहाँ से काट दिया गया है, ठीक है। फिर कवि कहते हैं, पुराने गिरे हुए मकान को ढूंढ रहे हैं। कौन, वहाँ पे पुराना हुआ मकान, टूटा हुआ मकान हुआ करता था, वो भी अब नहीं है ना। फिर कवि कहते हैं, पहले तो घर का रास्ता ढूंढने के लिए ज़मीन के खाली टुकड़े से बाएं मुड़ना होता था, और अब वहाँ पे क्या हुआ है, अब वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है। और उस खाली टुकड़े के घर से, मतलब खाली टुकड़े की जो ज़मीन थी, उसके 2 मकान के बाद बिना रंग वाले लोहे के दरवाजे, लोहे का गेट था जहाँ पर, वहाँ पर एक मंजिला मकान होता था और मुझे वहाँ पर जाना होता था। अब ये कह रहे हैं कि जो खाली ज़मीन थी वहाँ पर भी घर बन चुका है और मैं अब रास्ता ही भूल चुका हूँ कि मुझे 2 मकान छोड़कर बिना रंग वाले गेट में जाना है, तो वो मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। अब कहने का तात्पर्य ये है कि कवि को अब बहुत से मकानों के बन जाने के कारण रास्ता ढूंढने में क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है ना। आगे चलते हैं
और मैं हर बार घर में बैठे चल देता, है ना, घर में बैठे पीछे चल देता हूँ, या 2 घर आगे ठकमकाता, या रोज कुछ ना कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यह स्मृति का भरोसा नहीं। अब कवि कहते हैं कि अपने घर जाते हुए वह हर बार या तो अपने घर से 1 घर आगे रुक जाते हैं या 1 घर पीछे चले आते हैं। 2 घर आगे बढ़ जाना होता है तो 2 घर पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर रोज ही कुछ ना कुछ नया बनता है और कुछ ना कुछ नया बिगड़ता है ना। और अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए आप अपनी याददाश्त पर भरोसा ही नहीं कर पाते हो। मतलब इतना जल्दी डेवलपमेंट होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कब कौन सी नई बिल्डिंग बन गई है, कब कोई पुरानी बिल्डिंग हट गई है। तो इससे क्या होता है, उन्हें अपनी याददाश्त पे ही भरोसा नहीं होता है कि मैं जो जा रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे ही एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे ही वसंत का पड़ गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का अपना भादों को लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आज चला पानी ढहा और रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ एक ही दिन में इतना जल्दी बदल जाता है जैसे कि दुनिया एक ही दिन में पुरानी हो गई है। अब कवि को दुनिया एक ही दिन में क्या लगने लगती है, दुनिया एक ही दिन में पुरानी लगने लगती है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं महीनों के बाद लौटा हूँ, और ऐसा लगता है जैसे घर में बसंत ऋतु से मैं बाहर गया हुआ था। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी दिनों से बाहर गया हुआ था और जब लौटा हूँ तो सब कुछ पूरा चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं वसंत ऋतु से बाहर गया था और पतझड़ में लौट कर आया हूँ, इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया है। जैसे वैशाख ऋतु में गया और भादों में लौटा हूँ, जैसे कि मैं वैशाख ऋतु में घर से गया हूँ और भादों ऋतु में वहाँ से लौट के आया हूँ। अब कवि कहते हैं सब सही है, घर ढूंढने का एक ही उपाय बचा है। मतलब सब कुछ तो सही है, अब घर ढूंढने का एक ही उपाय बचा है। तो क्या करो, सभी लोगों के घर के दरवाजे पे जाओ और खटखटाओ और पूछो क्या मैं जो घर ढूंढ रहा हूँ ये घर वही है ना, क्या ये सही घर है जहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। अब आपके पास क्या है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब तो आसमान में बारिश भी आने वाली है। और कवि को ये सोचते हैं कवि कि मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई परिचित मुझे देख लेगा और आवाज़ लगाकर अपने घर लेके चली जाएगा। मतलब इतने जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कौन कंफ्यूज हो गए हैं कवि कि अब क्या करना चाहिए। अब जो हमारी इसी के साथ नई खुशबू रचते हाथ थे उसकी कुछ लाइनें हैं, तो वो ये हैं। कवि कहते हैं, नई गलियों के बीच, नए नालों के पार, कूड़े करकट की ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोलों के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करते हैं। मतलब हमारे घरों में जहाँ पर भी आप देखेंगे, बसों में, ट्रकों में, हर जगह अगरबत्ती का इस्तेमाल होता है। अगरबत्ती पूजा के लिए इस्तेमाल होती है, पर कुछ लोग उसे खुशबू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन इसकी खुशबू शायद वह वजह होती है कि लोग इसे हर दिन इस्तेमाल में लाते हैं। अगर सिर्फ वो जलाएं और धुआं करें और राख हो तो इसको तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, है ना। वो जलती है, माहौल में पूरा खुशनुमा हो जाता है, बहुत सुंदर सी हमें महक आती है, तो हम क्या करते हैं, डेली 2 अगरबत्ती अपने घर में लगा ही देते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर रहते हैं। मतलब वे जहाँ पे निवास करते हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, हमेशा कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर, कचरे के ढेर, ऐसी जगह पर वे रहते हैं। और वे बनाते क्या है, वो बनाते हैं बहुत ही महक भरी खुशबू, है ना। क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे, गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। जैसे ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाते हैं। तो यहाँ पे अब कवि कह रहे हैं कि जो खुशबू वाली
कारीगर होते हैं जो अपने हाथों से खुशबू बनाते हैं, उनका घर हमेशा कहाँ पर होता है? कूड़ेदार या बदबूदार कूड़े के पास होता है, या तो सड़कों के किनारे होगा या गंदे पानी जहाँ से बहते हैं उनके आसपास ही उनका घर होता है। तो ऐसे कारीगर हमेशा क्या करते हैं? गंदे स्थानों के पास ही आपको मिलेंगे, क्योंकि वे गरीब होते हैं, है ना। काम वे बहुत अच्छा करते हैं पर उनको उतना मेहनताना नहीं मिल पाता है, जिससे क्या होते हैं? उनकी हालत हमेशा खराब ही रहती है। आगे चलते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं, उन्होंने अगरबत्ती बनाने वालों के कई तरह के हाथ बताए हैं कि अगरबत्ती बनाने से उनके हाथ कैसे हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगरबत्ती तो काली होती है, अगरबत्ती बनाएंगे वो घिसेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। उससे क्या होता है? कई तरह की उन्हें चोट लग जाती है, हाथों में ज़ख्म पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों का वर्णन उन्होंने इन लाइनों में किया है। तो समझते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई है नसें, किसी के हाथों के नाखून होते हैं घिसे हुए। कुछ बच्चे भी काम करते हैं। अब अगरबत्ती का काम कैसा होता है बच्चों? सारे लोग करते हैं, घर की महिलाएं, घर के बच्चे, घर के पुरुष, सारे उस काम में जुट जाते हैं, ठीक है। जिनके हाथ पीपल के पत्ते के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती है, मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं या कम उम्र की बच्चियां जो होती हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं? पीपल के जो पत्ते होते हैं, कोपल से या कोमल से, उन पत्तों की तरह उन बच्चों के क्या होते हैं? हाथ होते हैं। जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। अब इतना मेहनत का काम करेंगे, लकड़ी छीलेंगे, अगरबत्ती घिसेंगे, तो होता क्या है बच्चों? उनके हाथ में कई तरह के घाव हो जाते हैं, ठीक है। अब कवि कहता है, दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद ना जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना करते रहते हैं। मतलब वे ये कह रहे हैं कि जो हाथ हमारे लिए खुशबू बनाते हैं, वे अक्सर हमेशा बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करते रहते हैं। आगे कहते हैं, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, यही गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं सॉरी यही इन्हीं मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तंग गली में, मतलब इस छोटी सी गली में, देश की सबसे प्रसिद्ध या देश की सबसे फेमस अगरबत्तियाँ बनती है। इस गंदे मोहल्ले के लोग, गंदे लोग मतलब गरीब लोग, मतलब गरीब लोग ही क्या बनाते हैं? केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी की क्या बनाते हैं? इन सारी खुशबुओं की क्या बनाते हैं? वे अगरबत्तियाँ बनाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ पर दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सारी खुशबू बनाने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा गंदगी में रहते हैं। मतलब सारी समस्या उन्हीं लोगों के पास रहती है, चाहे वो रहने की समस्या हो, खाने की समस्या हो, गरीबी हो, हर तरह की समस्या उनके पास मिलेगी आपको। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चों। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अगले चैप्टर में अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे, जो कि होगी हमारी संचयन। उम्मीद है बच्चों आपने इस बुक को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में अपनी नई बुक के साथ। जब तक आप इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। थैंक यू।